ज्यादा से ज्यादा फांसी। खुदा, तुम मेरी हस्ती को भी नबूस कर देता अगर खुदा एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, खुदा का। एक ऐसा कातिल जिसने 100 बच्चों की जान लेने से पहले उनका शोषण किया, फिर उन्हें तेजाब में जलाकर उन्हें गला दिया। कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? सीरियल किलर वो कहलाते हैं जिसने 3 या 3 से ज्यादा कत्ल किए हों और सभी के सभी कत्ल एक जैसे किए हों। लेकिन इस किलर को आप क्या कहेंगे, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। जो केस मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ, ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। साल 1999 में पाकिस्तान की एक घटना ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। ये मामला था 100 मासूम बच्चों के कत्ल का, और इन कत्लों को अंजाम दिया था एक बहुत ही बेरहम सीरियल किलर ने। नवंबर 1999 पाकिस्तान, लाहौर। पुलिस अपने रोज के कामों में बिजी थी, लेकिन जब वो अपना मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक लेटर मिलता है, एक खौफनाक कन्फेशन, जिसमें लिखा था, मैंने 6 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों का शोषण किया, फिर जंजीर से उनका गला घोटकर उन्हें मार डाला, और इसके बाद मैंने उनकी लाशों को तेजाब में गला दिया। उस लेटर में बच्चों का नाम पता भी लिखा गया था और वो कैसे दिखते हैं ये भी, यहाँ तक कि उनके किस अंग ने उसे सबसे ज्यादा उत्तेजित किया और उनकी लाशों को तेजाब में घुलने में कितना समय लिखा, ये सारी बातें उस लेटर में लिखी हुई थी। इस लेटर को लिखने वाले ने तेजाब में आए खर्चे के बारे में भी लिखा हुआ था, और इसमें उस जगह का पता भी बताया गया था जहाँ पर इन कत्लों को अंजाम दिया गया था। डीएसपी तारिक कंबो अपने साथ में कुछ ऑफिसर को लेकर उस पते पर पहुंचते हैं, और जब वो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं तो एक आदमी बाहर आता है, जावेद इकबाल। पुलिस जब उस लेटर के बारे में उससे सवाल करती है तो जावेद का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो कहता है कि अगर पुलिस वहां से नहीं गई तो वो अपने आप की जान ले लेगा। पुलिस ने इस मामले में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई और बिना कुछ पूछताछ किए और बिना उस घर की तलाशी लिए पुलिस वहां से चली गई। 22 नवंबर 1999 इस दिन जावेद एक दूसरा लेटर भेजता है एक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ को। एडिटर ने जब उस लेटर को खुलकर पढ़ा तो उनका कलेजा कांप गया। भेजने वाले ने ये लिखा था कि आज उसके 100 बच्चों को मारने का वादा पूरा हुआ है, और लेटर के साथ में उन बच्चों की तस्वीरें भी थी जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया था। उस साथ ही 32 पेजों की एक डायरी भी भेजी थी जिसमें उसने 100 कत्लों के कन्फेशन के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि मैंने पहला कत्ल 14 साल के एक बच्चे का किया था। उसे संतरे के जूस में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी, और जब वो सो रहा था तो मैंने गैस मास्क पहना और साइनाइड की गोली उसे दे दी, और 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। फिर मैंने उसकी लाश को तेजाब के ड्रम में गला दिया, जिससे कि एक रात में उसकी लाश पूरी तरीके से गल गई, और उसके बाद में मैंने हर रात एक बच्चे का कत्ल किया और उनकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। ये मामला 100 बच्चों के कत्ल का था। लेटर को अखबार में छापने से पहले उस लेटर के सच को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए एडिटर अपने एक रिपोर्टर को साथ में लेकर उस घर के पते पर पहुंचते हैं। लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, पर किसी तरीके से वे लोग उस घर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एहसास हो गया था कि जो भी बातें लेटर में लिखी गई थी वो सबके सब सच थी। पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, और घर की दीवारें और फर्श खून से सने हुए थे। सामने ही उन्हें बच्चों के जूते का ढेर भी मिलता है, और साथ ही एक बोरी जिसके अंदर बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, और एक कमरे में तो तेजाब के 2 बड़े ड्रम रखे हुए थे। और उनकी हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब उन्होंने उन ड्रम के अंदर बच्चों की आधी गली हुई लाशें देखी, और जिसके बाद में एडिटर और उसके साथी ने पुलिस को तुरंत खबर देकर वहां पर बुला लिया। पुलिस जब उस जगह पर आती है तो उन्हें दीवार पर कुछ नोट चिपके हुए मिलते हैं जिसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी, और उसमें ऐसा लिखा गया था, मैंने जानबूझकर कुछ लाशों को ठिकाने नहीं लगाया है ताकि उनकी पहचान हो सके, और मैं अब रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। 3 दिसंबर 1999 को एडिटर ने इस खबर को एक शॉकिंग हेडलाइन के साथ में अपने अखबार में छपवा दिया, और लोगों के हाथों में अखबार जाते ही पूरे पाकिस्तान में उस सीरियल किलर को लेकर गुस्सा उमड़ गया। जिनके भी बच्चे लापता थे वो माता पिता पुलिस थाने पहुंच गए, और पुलिस को सीरियल किलर के घर से जो कपड़े और जूते मिले थे, लापता बच्चों के परिवार से उन लोगों की पहचान करवाई गई। उन कपड़ों और जूतों के ढेर में से कई परिवार के बच्चों के जूते और कपड़े मिले। पुलिस के पास उन सभी कत्लों की डिटेल्स थी, और साथ ही उस खूनी का कन्फेशन भी था, लेकिन अब तक पुलिस के पास में कोई सस्पेक्ट नहीं था। जावेद इकबाल फरार था, और उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कई हफ्ते बीतने के बाद भी जावेद का कोई भी पता नहीं था,
और जैसा कि उसने उस लेटर में लिखा था कि वो रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा है, तो इसलिए पुलिस उसकी लाश को रावी नदी में ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके हाथ में कुछ न लगा। अब कई हफ्तों के छानबीन के बाद में पुलिस को जावेद इकबाल के अतीत के बारे में पता चलता है। जावेद का जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर में हुआ था और जावेद के पिता एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार किया करते थे। जावेद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और अपने पिता के 8 बच्चों में से वो 6वें नंबर का था। अपने दूसरे भाई बहनों से खुद का कंपैरिजन होने की वजह से उसमें सीरियस अग्रेशन पैदा होने लगा था, जिससे कि वो दूसरे बच्चों को मारता और पीटता था। यहाँ तक कि वो अपने मजे के लिए जानवरों को भी मार दिया करता था। फिर वक्त के साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए और भी ज्यादा परेशानियां खड़ी करने लगा, जिस वजह से जब जावेद का कॉलेज खत्म हुआ तो उसकी फैमिली ने उसे एक अलग बिजनेस सेटअप करके दे दिया। वहां पर वो अधिकतर बच्चों को काम पर रखता था, क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चों को कम तनख्वाह देनी पड़ती थी। लेकिन बच्चों को काम पर रखने के पीछे कुछ और ही रीजन था कि जावेद इकबाल एक होमोसेक्सुअल था और वो बच्चों की तरफ आकर्षित हुआ करता था। जावेद के माता पिता को उसके हरकतों के बारे में पता भी था, तो इसीलिए वो उसे शादी करने के लिए कहने लगे थे। 1983 सालों तक अपने माँ बाप को शादी के लिए मना करने के बाद फाइनली जावेद ने अनाउंस किया कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। वो लड़की जावेद के साथ में काम कर रहे एक बच्चे की बड़ी बहन थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो उस बच्चे से दूर नहीं जाना चाहता था, तो इसलिए उसने उसकी बड़ी बहन से शादी कर ली। अब वक्त होने के साथ जावेद की हवस और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उसने अपने एरिया के ही एक आदमी के बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये बात जावेद ने कबूल भी की कि ये उसी ने किया है, जिसके बाद में उसने एरिया के सभी लोगों से माफी भी मांगी और उसने ऐसा कभी नहीं करने की कसम भी खाई। फिर कुछ टाइम के बाद में जावेद ने एक वीडियो गेम की शॉप खोली, जिसमें बच्चों के लिए काफी कम कीमत रहती थी और गली के बच्चे वहां पर आकर सारा दिन गेम खेला करते थे और जावेद इसी मौके का फायदा उठाता। वो जानबूझकर जमीन पर पैसे गिरा देता था और उनमें से किसी बच्चे की नजर जैसे उन पैसों पर पड़ती थी तो बच्चा उन्हें उठाकर अपनी जेब में रख लिया करता था। जावेद छुपकर ये सब कुछ देखता रहता और फिर बच्चों पर शक करके वो सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करता। फिर वो एक एक करके सभी को प्राइवेट रूम में ले जाकर उनकी तलाशी लेता, साथ ही उनके साथ में वो गलत हरकतें भी करता। बहुत सी बार तो वो उन्हें उसे खुश करने के पैसे भी दिया करता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जावेद की हरकतों के बारे में बच्चों के माता पिता को पता चल गया और वो उन्हें जावेद की शॉप पर जाने नहीं दिया करते थे। जिसके बाद में जावेद ने बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक एक्वेरियम खोला, लेकिन कुछ समय में ही वो बंद हो गया। और फिर जावेद ने एक स्कूल खोला, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि बच्चों के माता पिता ने उन्हें वहां पर जाने नहीं दिया। ईयर 1990 एक पिता पुलिस में कंप्लेंट करता है कि जावेद ने उसके बेटे का शारीरिक शोषण किया है। पुलिस जावेद को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जावेद फरार था, तो पुलिस उसके भाइयों और पिता को अरेस्ट कर लेती है। पर अभी भी जावेद खुद को सरेंडर नहीं करता है, जिसके बाद में पुलिस एक बच्चे को अरेस्ट करती है जो कि उसी के घर में रहा करता था और वो जावेद के लिए काम करता था। उस बच्चे को हिरासत में लेने के कुछ ही घंटों के बाद में जावेद पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करता है और उस बच्चे को छोड़ने की मांग करता है। जावेद ने किसी तरह पीड़ित बच्चे के पिता और पुलिस को रिश्वत खिलाकर खुद पर से लगे सारे चार्जेस को हटवा दिया और जावेद की लगातार इन हरकतों से परेशान होकर जावेद की पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। जिसके बाद में जावेद ने फिर से एक और शादी कर ली, लेकिन जावेद की दूसरी शादी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी और एक ही साल के अंदर उसकी शादी टूट गई। 1993 जावेद के पिता की मौत हो जाती है, लेकिन अभी भी जावेद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो जावेद के भाइयों ने प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा यानी कि 30 लाख रुपए देकर उसे अलग कर दिया। जावेद ने उन पैसों से शाबत शहर में एक आलीशान घर बनवाया और वहीं पर रहकर उसने सीधे साधे मासूम बच्चों को फंसाने का काम फिर से शुरू कर दिया। जो बच्चे घर से भागे हुए होते थे या फिर ऐसे बच्चे जो कि सड़क पर रहते थे, जावेद उन्हें खाने और काम का लालच देकर अपने साथ में ले आता था। अब जैसे जैसे जावेद की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी दरिंदगी भी बढ़ती जा रही थी। फिर कुछ ही टाइम में फिर से जावेद पर 2 बच्चों के साथ में बलात्कार के आरोप लगे। जावेद उन दोनों लड़कों को बेला फुसलाकर अपने घर पर ले गया और बंदूक की नोक पर उन दोनों के साथ में घिनौनी हरकत की। मामला पुलिस के पास भी गया, लेकिन जावेद ने फिर से पुलिस वालों को रिश्वत खिलाकर इस मामले को दबा दिया। अब 1998 आ चुका था। जावेद के अंधाधुंध पैसे खर्च करने के बाद उसके पास में अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, तो इसलिए फिर से उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़ी। जिसके बाद वो वहां से निकलकर लाहौर चला गया। लाहौर के एक फेमस दरगाह के बाहर ही जावेद अब अपना शिकार ढूंढा करता और फिर एक दिन वहीं पर जावेद एक 15 साल के खूबसूरत लड़के को देखता है, जिसे वो अपने घर पर काम करने का लालच देता है
वो लड़का मान भी जाता है और जावेद के साथ में उसके घर पर चला जाता है। उस लड़के को घर लाने के बाद में जावेद उसे मसाज करने के लिए कहता है और फिर जबरदस्ती वो उसका बलात्कार भी करता है। रात में जावेद उस लड़के को उसी कमरे के अंदर बंद करके दरवाजे पर अंदर से ताला लगा के चाबी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और मजबूरन उस लड़के को भी वहीं उसी रूम में जमीन पर सोना पड़ता है। अब रात का समय जब जावेद सो रहा था तो वो लड़का जावेद के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसके चेहरे पर मारता रहता है। मोहल्ले के लोगों को जावेद के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो जावेद उन्हें बेहोशों की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसकी खोपड़ी और जबड़ा दोनों टूट चुके थे। और इस हमले के बाद में जावेद 20 दिनों तक कोमा में रहता है। अब जावेद के कारनामों की वजह से पहले उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता था। जब उन्हें जावेद की इस करतूत के बारे में पता चलता है तो वे लोग इसका मेडिकल बिल देने से भी मना कर देते हैं। सिर्फ जावेद की माँ ही उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है और रात भर वो उसकी देखभाल करते हुए आंसू बहाया करती थी। अब इस केस की इंक्वायरी के बाद में जावेद पर उस 15 साल के लड़के के बलात्कार के चार्जेस लगते हैं, लेकिन बाद में जावेद को बेल मिल जाती है। लेकिन तब तक उसकी बूढ़ी माँ की मौत हो जाती है और इस इंसिडेंट के बाद से जावेद इकबाल के अंदर के जानवर ने और भी हिंसक रूप ले लिया। जावेद अपने मेडिकल बिल के खर्चे को भरने के लिए अपनी बची कुची चीजें भी बेच देता है और वह किराए के मकान में रहने लगता है। अब मैं 1999 आ चुका था और जावेद अपने कत्लों का सिलसिला शुरू करता है और फिर सिर्फ 147 डेज में शहर के 100 बच्चे गायब होते हैं। बच्चों की डेड बॉडी को पिघलाने के लिए वो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डेड बॉडी को उस एसिड के ड्रम में डाल दिया करता था, जिससे कि सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही पूरी बॉडी लिक्विड में बदल जाया करती थी। 13 अगस्त 1999 को जावेद ने 3 अनाथ बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार दिया, जिनके न माता पिता थे न ही कोई रिश्तेदार, क्योंकि जावेद का ऐसा कहना था कि ऐसों के मर जाने से कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा और न किसी को कुछ भी फर्क पड़ेगा। जावेद बच्चों का कत्ल करने से पहले बच्चों की तस्वीरें लेता था, उन्हें अच्छा सा खाना खिलाता। जब घर आकर बच्चे टीवी देख रहे होते थे तो वो उनके गले में जंजीर डालकर उनका दम घोट देता था, फिर उनकी लाशों को तेजाब के ड्रम में डाल दिया करता था। और जावेद लगातार ऐसा 100 बच्चों के साथ में करता है। अब पुलिस उन लड़कों को ढूंढने लगी जो कि जावेद के लिए काम किया करते थे। जावेद तो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, लेकिन पुलिस उसके लिए काम करने वाले 4 लड़कों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। पुलिस उन चारों से सख्ती से पूछताछ करने लगी और पूछताछ के दौरान ही एक लड़के ने खिड़की से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस अभी भी जावेद की तलाश में लगी हुई थी और 29 दिसंबर 1999 को 42 से 43 साल का आदमी जावेद इकबाल डेली जंग अखबार के दफ्तर में आता है और खुद को सरेंडर करता है। जिस सीरियल किलर को ढूंढने में पाकिस्तान की पूरी पुलिस लगी हुई थी, वो सीरियल किलर खुद ही चलकर एक अखबार के ऑफिस में पहुंच गया था। उसका ऐसा करने के पीछे ये कहना था कि उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़कर मार डालेगी। ऑफिस में बैठे लोग शॉक्ड में थे और फौरन ही पुलिस को इन्फॉर्म करके वहां पर बुलाया जाता है और जावेद को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जावेद को उसके किए का कोई भी पछतावा नहीं था। वो बहुत ही फख्र से कहता है कि मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का कातिल। मुझे इस दुनिया से नफरत है। मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है कि मैंने 100 बच्चों को मारा है। मैं चाहता तो और बच्चों को भी मार सकता था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि जिस तरह मेरी माँ अपने बच्चे के लिए रोई है, ठीक वैसे ही मेरी माँ के आंसुओं का बदला मैं 100 माँओं को रुला कर लेना चाहता था। और यही कारण था कि मैंने 100 बच्चों को मारा, न एक भी कम न एक भी ज्यादा। जावेद इकबाल के लिए लोगों के मन में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसे कई सारी पुलिस की सुरक्षा में अदालत ले जाया गया। साथ ही पुलिस उन तीनों लड़कों को भी अदालत लेकर गई जो कि इन सब में जावेद के साथ शामिल थे। जज के सामने सभी सबूत पेश किए जाते हैं और साथ ही 105 गवाह भी पेश किए जाते हैं, जिनमें से 73 गवाह तो बच्चों के परिवार वाले ही थे। अब इन सबके बाद में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सारे सबूत जावेद के खिलाफ होने के बाद भी वो खुद को बेकसूर ठहराने की कोशिश करता है। जावेद अपना बयान कई बार बदलने की कोशिश करता है। पहले तो वो कहता है कि उसने किसी भी बच्चे को नहीं मारा और ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। फिर वो ये भी कहता है कि उसके 20 दोस्त उसके घर में आकर उन बच्चों को मारकर चले गए और उन बच्चों को बचा नहीं सका और इसके गिल्ट में आकर उसने खुद को सरेंडर कर दिया है ताकि पुलिस सड़क पर रह रहे बच्चों पर ध्यान दे। लेकिन अदालत जावेद की बातों पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि अदालत के पास में उसके गुनाहों के सारे सबूत थे और साथ ही वो 32 पेज की डायरी भी थी जिसमें जावेद की हैंडराइटिंग थी। फिर 16 मार्च 2000 को अदालत में जज अपना फैसला सुनाती है। जज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को
जंजीर से गला घुटकर उन्हें तेजाब में गला दिया है, ठीक वैसे ही जावेद इकबाल का भी जंजीर से गला घोट दिया जाए और फिर उसके शरीर के 100 टुकड़े करके उन्हें तेजाब में गला दिया जाए। लेकिन अदालत के द्वारा दिए गए इस फैसले का दुनिया भर में बहुत विरोध होने लगा, जिसके बाद अदालत का फैसला बदलकर जावेद इकबाल को फांसी की सजा सुनाई गई। जावेद के साथ में साजिद अहमद को, जो कि 17 साल का था, उसे 686 सालों की सजा सुनाई गई और 15 साल के नदीम को 186 साल की और 13 साल के साबिर को अगले 63 साल तक जेल में रहने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन 9 अक्टूबर 2001 को जावेद इकबाल अपने एक साथी के साथ जेल में मरा हुआ पाया जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि जावेद और साजिद ने अपनी बेडशीट का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन एक ही टाइम पर दोनों का एक ही तरीके से मर जाना ये सवाल पैदा करता है कि वाकई ये आत्महत्या थी या फिर इन दोनों को मार दिया गया। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि रात को 10 बजे से रात के 2 बजे के बीच में सीसीटीवी कैमरा भी बंद था और गार्ड भी सो रहा था। दोनों की मौत का कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण दोनों की मौत को आत्महत्या मान लिया जाता है। लेकिन जावेद के परिवार से जावेद की बॉडी लेने के लिए कोई भी नहीं आता है। उसका एक भाई ये कहता है कि जावेद हमारे लिए तभी मर गया था जब उसने 100 बच्चों की जान ली थी।